Good morning, students. Welcome to the next lecture. As you know, we have started the chapter number 3, Human Reproduction. हमने कुछ एक टॉपिक जो इसके डिस्कस कर लिए थे, दैट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो लास्ट हमने लेक्चर किया उसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल्स पढ़ी थी. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, कौन सा इसके एक्सटर्नल जेनिटिलिया के पार्ट्स होते हैं, कहाँ पे इसमें एग बनते हैं, दैट इज़ ओवरी, और इसके जो एसेसरी सेक्शुअल ऑर्गन्स हैं या फीमेल में जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ी थी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गैमेटोजेनेसिस. सो गैमेटोजेनेसिस जैसा नेम से क्लियर हो रहा है, गैमीट प्लस जेनेसिस. जेनेसिस होता है फॉर्मेशन, गैमीट बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. तो जो मेल में गैमीट बनते हैं दैट आर स्पर्म्स, और जो फीमेल में गैमीट बनते हैं द नेम ऑफ दैट गैमीट इज एग और ओवम. Then the process of formation of gamete in the male and female, human male and female, या either in any living organism, the process of formation of gamete is known as a gametogenesis. जो मेल है उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसमें गैमीट बनते हैं दैट इज स्पर्म, दैट इज अ टेस्टिस. और जो फीमेल में, ह्यूमन मेल और फीमेल की बात करें क्योंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसमें मेल गैमीट बनता है दैट इज स्पर्म, दैट इज टेस्टिस. और जो ह्यूमन फीमेल में गैमीट बनता है एग, वो जिस ऑर्गन में बनता है उसका नाम है ओवरी, दैट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पे गैमीट्स बनते हैं, जो गैमीट्स डायरेक्ट गैमीट्स बनाते हैं, दैट आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. और जो उन गैमीट्स को ट्रांसफ़र करते हैं या थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं, नरिश करते हैं, वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं दैट आर एसेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. सो the gametes are formed in the primary sex organ, that is in case of male that is a testis, and in case of female that is a ovary. टेस्टिस जो है, पहले मेल के गैमेटोजेनेसिस या मेल गैमीट बनने की प्रोसेस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फीमेल की गैमीट बनने की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमीट इज नोन एज अ स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. और स्पर्म्स बनते कहाँ हैं? टेस्टिस के अंदर. और टेस्टिस के अंदर कौन से सेल उनको बनाते हैं? दैट इज द इमेच्योर जर्म सेल, जिनको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं. जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द टेस्टिस. उसके अंदर जो सिंगल लेयर होती है सेल की, दैट इज़ अ, जो इसमें टेस्टिस को सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो तो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, वो हम पढ़ चुके हैं, ट्यूनिका एल्बोजिना, ट्यूनिका वेस्कुलोसा. देन उसके बाद जो स्टार्ट होती है दैट इज़ अ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जो लाइनिंग है वो सिंगल सेल से बनी होती है, एक सिंगल सेल की लाइनिंग होती है, दैट इज़ नोन एज अ स्पर्मेटोगोनियम, जिसकी डिटेल हम लास्ट चैप्टर में, लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं. जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. सो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर है, ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है. टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, जैसे कि आप टीएस डायग्राम में, इस रेड कलर वाली डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, दैट इज़ अ सिंगल सेल से बनी होती है और उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, जो है लेबल किया हुआ. दीज आर डिप्लॉयड सेल, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इनमें, इनको स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है. ये आगे चल के जो है वो, ये बाद में जो है वो स्पर्म्स बनाएंगे. जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, वो जो है वो जब मेल प्यूबर्टी स्टेज में होता है तभी से स्टार्ट हो जाती है. अब ये प्यूबर्टी स्टेज क्या होती है? द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलेसेंट्स रीच सेक्शुअल मेच्योरिटी. जब एक एडोलेसेंट जो है वो सेक्शुअली मेच्योर हो जाता है और उसकी बॉडी में गैमीट्स बनना शुरू हो जाते हैं या वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाता है, तो उस पीरियड को प्यूबर्टी कहते हैं. मेल में अगर देखा जाए तो ये जो एज है, प्यूबर्टी की एज है, वो 12 to 16 के जो है बिटवीन रहती है. 12 से 16 ईयर का जो मेल है वो सेक्शुअली मेच्योर हो जाता है और उसकी बॉडी में गैमीट्स, स्पर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं. और गर्ल्स में जो प्यूबर्टी की एज है वो 10 से 14 होती है. 10 ईयर से लेकर 14 ईयर के बीच में जो गर्ल्स हैं वो प्यूबर्टी आ जाती है या सेक्शुअली मेच्योर हो जाती है और उनकी बॉडी में एग बनना शुरू हो जाते हैं. तो ये प्यूबर्टी जब आती है तब जो है वो स्पर्म्स बनना या एग बनना शुरू होते हैं मेल एंड फीमेल में. जो स्पर्मेटोगोनियम है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, दे आर द डिप्लॉइड्स है. इनमें सबसे पहले होती है माइटोटिक डिवीज़न. माइटोटिक डिवीज़न करके ये क्या बढ़ाते हैं? अपना नंबर बढ़ाते हैं. तो माइटोटिक डिवीज़न के बाद ये बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. एक सेल जो है वो 2 सेल में, माइटोटिक डिवीज़न में क्या होता है, एक सेल से 2 बन जाते हैं. तो एक बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और एक जो है वो स्पर्मेटोगोनियम की फॉर्म में सेव रहता है. एक उसी प्लेस पर रहता है जहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम की एक सिंगल सेल की लेयर या यूनिसेलुलर लेयर बनी हुई है. सो one spermatogonium is divided into 2 cells by mitotic division.
माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू जो 2 सेल बने उसमें से एक सेल बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और एक ओरिजिनल या मदर या मेल जर्म सेल ही रहा जो स्पर्मेटोगोनियम की फॉर्म में वहाँ पे पीछे रह गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर होंगी मियोसिस, क्योंकि जो स्पर्मेटोगोनियम है वो है डिप्लॉयड, तो उससे जो माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना वो भी डिप्लॉयड ही बना। और आपको पता है कि गमीट्स हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, तो उसको हैप्लॉयड बनाने के लिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुई। मियोसिस होने के बाद उससे बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 1 हुई। मियोसिस 1 के बाद कितने सेल बनते हैं? 2 बनते हैं, तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं उनके बाद जो है जो दोबारा उनमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीज़न हुई मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के बाद क्या बन गए? स्पर्मेटिड। अब उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो गया और डीएनए अमाउंट भी हाफ हो गया। अब ये बन गए हैप्लॉइड सेल जिनका नाम हो गया स्पर्मेटिड। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 डिवीजन होती है और इससे बनता है स्पर्मेटिड। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड 4 स्पर्मेटिड बन गए जो हैप्लॉइड हो गए हैं। स्पर्मेटोगोनियम एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर डिप्लॉयड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड आर हैप्लॉइड। तो फाइनली जो स्पर्मेटिड होता है वो हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। देन अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्वेश्चन है यहाँ पे, बट वी डू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड इज 23। जो ह्यूमन मेल है या ह्यूमन की बॉडी है उसमें डिप्लॉयड में 46 क्रोमोसोम होते हैं और हैप्लॉइड में 23 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? स्पर्मेटिड जो है अभी तक आप डायग्राम में देख रहे हैं, उनका हेड जो है वो सर्टोली सेल के साथ अटैच है। अभी तक वो सर्टोली सेल के साथ अटैच होकर नरिशमेंट ले रहे हैं। अब सर्टोली सेल से डिटैच होना, अलग होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये मैच्योर हो जाएंगे, और जो स्पर्मेटिड है दैट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द स्पर्म, और स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ भी है। तो जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड की स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर होने की, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ और मैच्योर स्पर्म, दैट इज नोन एज अ स्पर्मियोजेनेसिस। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस, मेटोजेनेसिस वो है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और स्पर्मियो जहाँ वर्ड लग गया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। देन उसके बाद क्या होगा? जब स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे, देन दे विल रिलीज इटसेल्फ फ्रॉम द सर्टोली सेल। वो सर्टोली सेल से अलग हो जाएगा उनका हेड, और फाइनली वो हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाएंगे। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल के, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल के रीटी टेस्टिस से उसके बाद जाएंगे ये बासा एफ्रेंस से एपिडिडाइमिस से बासा डेफरेंस। इन पाइप से होते हुए फिर वो यूरियोजेनाइटल ड्रग से रिलीज हो जाएंगे। तो जो रिलीज हुआ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से मैच्योर स्पर्म्स का या मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ स्पर्मिएशन। तो ये 3 प्रोसेस हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। इनकी डेफिनेशन आपको और इनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। पेपर में बहुत बार डिफरेंस या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे हम स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, इन तीनों में एक 1 लाइन की जो डेफिनेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस होती है प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटिड, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड का मैच्योर स्पर्म या मैच्योर स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ भी है। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ या मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस की फाइनल स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है, जिसमें हमें मैच्योर स्पर्म्स मिल जाते हैं, मोटाइल स्पर्म्स मिल जाते हैं। स्पर्मिएशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो कैविटी हैं या आगे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आगे जो पाइप्स लगी हुई हैं, रीटी टेस्टिस वगैरह, वहाँ पे रिलीज होके जब स्पर्मेटोजोआ चले जाते हैं सर्टोली सेल से अलग होके, the process of release of the spermatozoa from the Sertoli cell into the cavity of the seminiferous tubule is spermation। और spermatogenesis क्या होती है? This whole process of formation of sperm is known as a spermatogenesis। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस। हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये पिवटी स्टेज जब आती है मेल में तब स्टार्ट होती है। तो ऐसा बॉडी में क्या चेंजेस होता है कि पिवटी स्टेज आने पर स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। दैट इज़ ऑल ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, सेक्शुअल हार्मोन्स बनते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। उसको हम डिस्कस करते हैं। सो इस चार्ट को अगर देखें तो इसमें सारा जो बॉडी में, मेल की बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, वो क्लियर बता रखा है। सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी में गोनेडोट्रोफिन
रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं GnRH। और ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? हमारे हाइपोथैलेमस, मेल के हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से निकल के ये किसके पास जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ये सब कब होता है? जब वो प्यूबर्टी स्टेज में पहुंच जाता है, 10 से 14 साल की एज में वो पहुंच जाता है, तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है GnRH। GnRH हार्मोन जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फिर उसके बाद 2 हार्मोन रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन, जो डायग्राम में दिखा रखा है। FSH हार्मोन आता है टेस्टिस के पास, LH हार्मोन भी आता है टेस्टिस के पास, क्योंकि इनका जो एक्शन होगा वो टेस्टिस के ऊपर होगा, स्पर्म्स टेस्टिस में बनेंगे। FSH हार्मोन टेस्टिस में आके सर्टोली सेल को एक्टिवेट कर देता है कि वो जो है वो हार्मोन स्क्रीट करना शुरू कर दें, और LH हार्मोन लेडिक सेल के पास जाता है कि वो टेस्टोस्टेरोन स्क्रीट करना शुरू कर दें। सो सर्टोली सेल के पास जो FSH हार्मोन आया वो स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को एक्टिवेट कर देता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है वो शुरू हो जाती है। और इनिबिट सिक्रीशन ये आपने अभी नहीं देखना है, ये नेगेटिव फीडबैक जो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले सर्टोली सेल से जो एक एरो जा रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, हम ये पढ़ रहे हैं कि सर्टोली सेल के पास आया FSH और उसने सर्टोली सेल को कहा कि वो कुछ सर्टोली सेल ने कुछ एक ऐसे फैक्टर प्रोड्यूस किए जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। दूसरी तरफ जो LH हार्मोन था उसने लेडिक सेल के पास गया, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं लेडिक सेल, उनको कहा कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो एंड्रोजन जिसको कहते हैं उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। तो लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, स्पर्म जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाएगी, स्पर्म मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये तो है कि जब बॉडी में स्पर्म्स बन रहे हैं, मान लो अब स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो रोकनी है या स्पर्म फॉर्मेशन बंद करनी है या कम करनी है, तो उस टाइम पे नेगेटिव फीडबैक होता है। जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो वो टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी क्वांटिटी जब बॉडी में बढ़ गई, ब्लड में बढ़ गई, तो वो सिग्नल जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फिर सिग्नल किसको देगा? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस वो सिग्नल जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों को। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेस इन द ब्लड, जब ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया या फिर जितना टेस्टोस्टेरोन चाहिए था उतना रिलीज़ हो चुका है और उससे ज़्यादा हमें और नहीं चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, तो जो बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन का लेवल का सिग्नल है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को जाएगा। हाइपोथैलेमस GnRH बंद कर देगा सिक्रीशन करना, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तब FSH और LH सिक्रीशन करना बंद कर देंगे, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो डाउन चला जाएगा और स्पर्म फॉर्मेशन चीजेस हो जाएगी या बंद हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, जब तक टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो बहुत कम ना चला जाए। दिस इज़ नोन एज अ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, कि अपना ही जो हार्मोन था वो अपनी ही प्रोडक्शन को बंद करवा रहा है। जो हार्मोन खुद की प्रोडक्शन हो रही थी उसने अपने आप ही अपनी प्रोडक्शन को बंद करवा दिया। ऐसा ही सर्टोली सेल भी करते हैं। सर्टोली सेल क्या करते हैं, जब टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो भी सिग्नल किसको दे देते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। FSH की सिक्रीशन बढ़ जाती है तो वो सिग्नल किसको दे देते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH बनाना बंद कर देता है। FSH बनना बंद हो जाएगा तो सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस को जो है वो एक्टिवेट या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को बंद कर देंगे। सो दिस इज़ द हार्मोनल कंट्रोल इन द बॉडी ऑफ द मेल, कि कैसे हार्मोन के अंडर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसा आप थ्योरी में देख रहे हैं कि 2 हार्मोन निकलते हैं, LH एंड FSH फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। LH लेडिक सेल पे एक्टिव काम करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन बनाए, और टेस्टोस्टेरोन इन रिटर्न स्टिमुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। FSH हार्मोन सर्टोली सेल के ऊपर काम करता है और सर्टोली सेल को एक्टिवेट करता है कि वो कुछ एक ऐसे फैक्टर रिलीज करे जिससे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो चलती रहे या उसको चलने में हेल्प मिलती रहे। सो दिस इज द हार्मोनल कंट्रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन द बॉडी ऑफ मेल। नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेच्योर स्पर्म। एक मेच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पेपर में बहुत बार, फाइनल एग्जाम में बहुत बार ड्रॉ करने के लिए आता है या डिटेल लिखने के लिए आती है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है स्पर्म। इसकी बॉडी के 3 पार्ट हैं, हेड, नेक, टेल। हेड जो है इसका दैट इज़ कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेड नहीं, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है स्पर्म की। बाहर प्लाज्मा जो यहाँ डायग्राम में दिखा रखी है। स्पर्म के हेड में जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा इलोंगेटेड होता है, लंबा न्यूक्लियस होता है, और इसके
हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। इसमें स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो एग की वॉल को ब्रेक कर सकते हैं। ये आगे आप जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब इसका एक्रोसोम का फंक्शन आएगा कि इसमें जो एंजाइम्स है वो एग की वॉल को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद स्पर्म जो है वो अपना न्यूक्लियस एग के अंदर रिलीज करेगा। तो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद है मिडल पीस। तो आप हेड देख रहे हैं, हेड में एक्रोसोम है, बाहर कवर्ड पूरी बॉडी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जिसको आप कह सकते हैं मेल गमीट है। देन मिडल पीस है, मिडल पीस जहाँ स्टार्ट होता है और हेड जहाँ खत्म होता है बीच में नेक है, क्योंकि यहाँ से जो है वो इसकी बॉडी थोड़ी कॉन्स्ट्रिक्टेड है, अंदर की तरफ धसी हुई है। जो मिडल पीस है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि जो स्पर्म है उसको एक्टिवली स्विम करके जाना होता है एग तक, तो उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी उसको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी स्विमिंग के लिए। देन नेक्स्ट है जो एनर्जी है उसको स्पर्म मोटिलिटी के लिए क्यों ज़रूरी है, ये स्पर्म की मोबिलाइजेशन या इसका तैरना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए इसको एग के पास स्विम करके जाना होता है। ह्यूमन जो मेल स्पर्म है उसका थर्ड पार्ट है दैट इज़ अ टेल। इलोंगेटेड टेल होती है और टेल के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और अंदर एक इलोंगेटेड फ्लैजला होता है जो एक टिप पे बाहर निकला होता है, वहाँ पे जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है, इसलिए वो आपको टिप से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। इसी की हेल्प से ये स्विमिंग करता है। ह्यूमन मेल जो सीमेन प्रोड्यूस करता है एक बार में वो 4 से 5 ml सीमेन प्रोड्यूस करता है और उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एक बार में। जितना सीमेन 3 से 4 ml वो 4 से 5 ml जो प्रोड्यूस करता है, लेकिन जितने ही स्पर्म प्रोड्यूस करता है 200 से 300 मिलियन, उसमें से 60% नॉर्मल शेप एंड साइज़ के होते हैं, लेकिन 40% बहुत फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा एक्टिवेट या बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत फास्ट स्विम करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में उन्हीं 40% का मेन रोल होता है। जो स्पर्म रिलीज होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, उनको जो ट्रांसपोर्ट करती हैं वो एसेसरी डक्ट्स हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो एपिडिडाइमस, वासा डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे मिलके जो है वो सीमेन बनाते हैं। इनकी जो सिक्रीशन है वो सीमेन बनाती हैं और ये लिक्विड होते हैं इनकी जो सिक्रीशन है, जिसकी वजह से उस लिक्विड में आसानी से स्पर्म जो है वो तैर पाता है या तैर के जो है वो या फिर स्विमिंग करके जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक जा पाता है। इसलिए जो फंक्शन है मेल सेक्स एसेसरी डक्ट और ग्लैंड्स का दैट इज़ मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन। जो भी ये ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या जो भी डक्ट्स हैं, जो भी पाइप्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ये इसलिए हेल्दी काम कर पाती हैं, सीमेन बना पाती हैं या स्पर्म को स्टोर कर पाती हैं या ट्रांसपोर्ट कर पाती हैं, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है या एंड्रोजन है वो इनकी फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So this androgen hormone is important for the formation of sperms as well as for the proper functioning of male sex accessory ducts and glands. अब नेक्स्ट ये आप ये ए डायग्राम देख रहे हैं, इसमें मेल में कैसे स्पर्म बनते हैं उसका एक फ्लो चार्ट बना रखा है कि जैसे प्यूबर्टी स्टेज आई इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, तो स्पर्मेटोगोनिया जो टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की सबसे अंदर वाली लाइनिंग में, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, वहाँ प्रेजेंट थे। उनमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस के बाद उन्होंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाए जो भी डिप्लॉयड है। स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, सेकेंडरी स्पर्मेटो सेकेंड मियोटिक डिवीजन तो स्पर्मेटेड बने, और इसके बाद इसमें स्पर्मेटेड में जो है वो डिफरेंशिएशन या मैच्योरेशन हुई और ये स्पर्मेटोजोआ या मैच्योर स्पर्म्स बन गए, जो डायग्रामेटिकली भी शो कर रखा है। तो दिस इज ऑल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स।